नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। तो रमन स्पेक्ट्रा में जो प्रीवियस क्लास थी हमने उसमें क्या पढ़ा था, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, अब देखो वाइब्रेशनल और स्पेक्ट्रा, रमन को भी थोड़ा सा भूल लो। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, क्योंकि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन सिमिटी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स, अब ये तो वो मॉलिक्यूल्स करते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है ना। और जिन मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करते हैं वाइब्रेट करते वक्त, लेकिन उस वक्त हम उनको बोलते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। कैसे क्या होता है आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखो जो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम होगा वो अराइज होता है जब मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में जाता है डेट बिलोंग्स टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। कहने का मतलब देखो ये है, आपको मैंने ध्यान वो बताया था जब मैंने मोलिकुलर स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था, मेरे पास ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ना, और इन दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में क्या लाई करता है, वाइब्रेशनल स्टेट्स लाई करती हैं ना, वाइब्रेशनल स्टेट्स। और इन वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में क्या लाई करता है, क्या लाई करता है, रोटेशनल स्टेट्स लाई करता है ना। तो क्वेश्चन वो वही कह रहा है कि एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में जब जाएगा ना ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, तो जब ट्रांजिशन एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में होगा तो ट्रांजिशन होगा, तो मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो जो मॉलिक्यूल होता है मेरे पास उसका एनर्जी कितना होगा ड्यूरिंग वाइब्रेशन, एच म्यू ओसिलेशन V+1/2। वी क्या है हमारे पास, क्वांटम नंबर है। क्या है, क्वांटम नंबर है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। देखो यदि मैं यही केस लूँ सिर्फ और सिर्फ इतना लिखूँ एनर्जी को, तो मेरे पास हो जाएगा हार्मोनिक ओसिलेटर। यानी मॉलिक्यूल ओसिलेशन तो कर रहा है, वो क्या है, हार्मोनिक ओसिलेटर है। अब मैंने देखो ये टर्म भी ऐड किया इसमें, ये भी मैंने एनहार्मोनिसिटी में पढ़ाया था। तो मैं मॉलिक्यूल को एक तरीके से एनहार्मोनिक ओसिलेटर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये टोटल एनर्जी है मेरे पास उस मॉलिक्यूल की, ये ऑलरेडी हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। तो ये मेरे पास किस में है, अभी जूल में है। म्यू क्या है यहाँ पे, ओसिलेशन, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। ये मेरे पास क्या है, एनहार्मोनिक कांस्टेंट है। ठीक है, यदि मेरे पास एनहार्मोनिक कांस्टेंट जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, यानी मेरे पास ये क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस बचेगा। ठीक है ना। अब जूल में केस था, यदि मेरे को किस में चाहिए, वेव नंबर की टर्म में चाहिए, तो एनर्जी को हम किससे डिवाइड करते हैं, HC से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब मैं एनर्जी को HC से डिवाइड करूंगा, देखो H से H कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, μ/c। तो आप देख सकते हो μ/c बचेगा। जब HC से इसको डिवाइड किया जाएगा, H से H कटेगा तो μ/c बचेगा। ठीक है ना, सिंपली मेरे पास ये है। तो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा है, वेव नंबर की टर्म्स में हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो ये मेरे पास क्या है, μ/c, ये होता है मेरे पास वाइब्रेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल कांस्टेंट। समझ में आया, म्यू, और इसी को हम इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी इसी को ही कहा जाता है। समझ में आया, ये सेंटीमीटर में है या ये मीटर इनवर्स में भी हो सकता है, वो निर्भर करेगा हम यदि मैं मीटर में लूँगा चीज़ों को तो मीटर इनवर्स में आएगा, सेंटीमीटर में लूँगा तो सेंटीमीटर में आएगा। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने की हैं, आपको ध्यान हो तो हमने ये, मैंने आपको चीज़ें बताई थी। बस ये आपको एक रमन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो एक रिव्यू मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन की। अब ध्यान से देखना, सिलेक्शन रूल जो होता है ना सेम होता है। सिलेक्शन रूल क्या होता है, सेम होता है। यही सिलेक्शन रूल मेरे पास किस में भी था, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में था, और यही किस में है, रमन के केस में भी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहने का मतलब क्या रहा है, वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जब हमने पढ़ा था, है ना, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जब हमने पढ़ा था, व्हेन मॉलिक्यूल पोजेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे पास, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट था, वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। तो उसका सिलेक्शन रूल था, और सेम सिलेक्शन रूल हमारे पास है रमन स्पेक्ट्रा का भी होता है। अब रमन स्पेक्ट्रा में तो जिन मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं और पोलराइजेबिलिटी को चेंज कराते हैं, तब हमारे पास ये रमन स्पेक्ट्रा मिलता है। ये आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास।
देखो जो वाइब्रेशनल रमन लाइन्स आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रेले लाइन, ये भी हमने रमन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। ये मेरे पास क्या है, रेले लाइन है, यहाँ मेरे पास क्या मिलेगी, स्टोक लाइन मिलेगी, ये रेले लाइन है, और ये क्या होगा मेरे पास एंटी स्टोक लाइन मिलेगी, ठीक है ना। और एंटी स्टोक लाइन की हमारे पास ये क्या हमारे पास जो वेवलेंथ होती है किसकी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ हमारे पास स्टोक लाइन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, एंटी स्टोक लाइन की वेवलेंथ कम होती है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और एंटी स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, समझ में आया। और इन दोनों के बीच में जो मेरे पास डिफरेंस आता है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी है ना, या ये रेले लाइन का वेव नंबर है, ये वेव नंबर किसका है, स्टोक लाइन का, ये वेव नंबर किसका आ जाए, एंटी स्टोक लाइन का, है ना। और ये मेरे पास क्या है, रमन शिफ्ट है, डेल म्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आप ध्यान से देखो, जो वाइब्रेशनल रमन लाइन होगी, जैसे मैंने बताया दोनों साइड सिचुएटेड होती हैं रमन लाइन, ये भी एक रमन लाइन है और ये भी एक रमन लाइन, ये भी एक रमन लाइन। तो देखो, तो इसमें रेले लाइन में मैं प्लस और माइनस करूँगा वाइब्रेशनल स्टेट्स, ये वही तो एनर्जी है जिससे मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। यदि वो एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन को दे देगा, तो देखो ध्यान से मैं आपको क्विक रिव्यू बताता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल आया, ठीक है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ है और ये उसी फ्रीक्वेंसी से चला गया, तो मेरे पास क्या होगी, वो रेले लाइन आएगी। ये कम फ्रीक्वेंसी से गया, है ना, लेस फ्रीक्वेंसी से आया, तो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास होगी स्टोक लाइन, ठीक है ना। और ये मेरे पास स्कैटर्ड हो गया, ये क्या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से स्कैटर्ड हो गया, मोर, तो ये मेरे पास क्या आएगी, एंटी स्टोक लाइन। अब देखो होता क्या है, यदि इस मॉलिक्यूल ने ना इस फोटोन को क्या दे दी, एनर्जी दे दी, है ना, तो एनर्जी दे दी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो मेरे पास ये एंटी स्टोक लाइन का केस होगा। यदि फोटोन से एनर्जी किसके पास चली जाए, मॉलिक्यूल के पास चली जाए, फोटोन से एनर्जी किसके पास चली जाए, मॉलिक्यूल के पास चली जाए, तो फोटोन की एनर्जी कम होगी, तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो गई। तो ये केस होता है हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है, अब रमन लाइन में ये प्लस माइनस होगा, ये मेरे पास क्या ट्रांजिशन है, ये अपर स्टेट है, ये लोअर स्टेट है, ठीक है। अब ध्यान से यदि आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था, देखो जो ये प्लस माइनस ये होता है ना हमारे पास, ये जो चेंज होता है बेसिकली ये ज़्यादा पॉसिबल होता है, क्यों क्यों क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल किस में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, तो वाइब्रेशनल स्टेट में ट्रांजिशन आसान होते हैं। लेकिन प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 कब होगा, जब हायर स्टेट में होगा, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये संभव नहीं होता है, तो ये ट्रांजिशन क्या होता है, डिक्रीज़ करता है रैपिडली, समझ में आया, ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो हमें सिर्फ जो ट्रांजिशन लेंगे वो जनरल फंडामेंटल रमन लाइन का लेंगे। फंडामेंटल हमारे पास कब आता है, आपको ध्यान हो, जब ट्रांजिशन 0 से 1 में होता है। फंडामेंटल लाइन कब आती है, 0 से 1 में होता है, तो ये सिलेक्शन रूल लगेगा। यदि 0 से 2 में आए तो क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन, यदि 0 से 3 में आए तो सेकेंड ओवरटोन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखो, ये हो गया, तो क्वेश्चन जैसा है आपको ये फॉर्म ध्यान रखनी है, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो देखो हमने सिर्फ लेना 0 से 1, तो वही फंडामेंटल रमन लाइन होगी। ये देखो, ये फंडामेंटल रमन लाइन के लिए हम कर रहे हैं, तो अपर स्टेट 1 हो गई और लोअर स्टेट क्या हो गई, 0, एब्जॉर्प्शन का केस लिया है हमने, ठीक है। तो G1, तो 1 जब हम यहाँ पे रखेंगे, 1 देखो आप यहाँ रखो तो 3/2 आएगा, माइनस ये 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये 3/2 माइनस 9/4, और ये G0 के वैल्यू हम ये सिंपली यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया, इन दोनों को सोल्व किया, हमारे पास ये आ गया। अब देखो ओमेगा यहाँ पे भी ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा ही मेरे पास बाहर लिख लिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, अब यदि मैं एक्स सी का देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये फंडामेंटल लाइन आई है, रमन फंडामेंटल लाइन आई है, ध्यान रखना, ये फंडामेंटल रमन लाइन आई है ना। वो फर्स्ट ओवरटोन का केस पूछता तो यहाँ 2 0 है ना, यानी 0 से 2 में गया, या सेकंड ओवरटोन का पूछता तो हम उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को करते।
अब देखो यदि मेरे पास एन हार्मोनिक कांस्टेंट 0 हो जाए तो एन हार्मोनिक कांस्टेंट 0 होने का मतलब क्या है, 0, तो सिर्फ ओमेगा ही बचेगा, तो यही तो टर्म आएगी मेरे पास। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये होता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये होता है। तो ये एन हार्मोनिक का केस है और ये क्या है, हार्मोनिक का केस है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में सिर्फ हार्मोनिक का केस डिस्कस किया गया, एन हार्मोनिक का केस डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये CSIR में पूछा गया है, ये वाला केस ना पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको कराया है। अब एक बात ध्यान से देखना, अब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने बताया। अब देखो रमन लाइन में से रिले लाइन को, अब देखो ये बताता हूँ मैं, देखो प्लस साइन हम यदि लगाएंगे तो मेरे पास प्लस साइन में वेव नंबर ज़्यादा आएगा, देखो यानी एंटी स्टोक लाइन, जो रमन लाइन है ये क्या बनेगी, एंटी स्टोक लाइन फॉर प्लस साइन, तो प्लस साइन लगा, और रिले का मतलब ये आर से है, ठीक है। माइनस कर देंगे तो हम माइनस साइन लेंगे तो स्टोक लाइन का केस आएगा, रमन लाइन क्या हो जाएगी, स्टोक लाइन का केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर का मैंने बताया है। यदि हम एन हार्मोनिक की बात करें तो सिंपली सेम ही है, कुछ नहीं है, प्लस साइन एंटी स्टोक लाइन माइनस साइन स्टोक लाइन, ठीक है ना। एंटी स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेव नंबर ज़्यादा होता है, स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेव नंबर कम होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो रमन शिफ्ट की बात करें तो रमन शिफ्ट क्या होता है, डिफरेंस ही तो होता है, रमन शिफ्ट इज द डिफरेंस बिटवीन रिले लाइन एंड रमन लाइन। तो ये जो टर्म है ना, इसको मैं इधर ले आऊँ तो क्या होगा, रमन शिफ्ट में ही तो होगा, तो रमन वेव नंबर में से क्या घटा दो, रेले लाइन घटा दो। अब देखो ध्यान से, ये इधर चला गया, हार्मोनिक के केस में तो ओमेगा ही बचेगा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन आए तो देखते ही बता दोगे। तो एन हार्मोनिक कांस्टेंट जो वो मेरे पास जो वाइब्रेशनल कांस्टेंट होता है ना हार्मोनिक ऑसिलेशन में, वही मेरे पास क्या है, रमन शिफ्ट है, या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन इक्विलिब्रियम वही रमन शिफ्ट है, ठीक है। और ये मेरे पास किस में आएगा, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में आएगा। आप देख सकते हो इधर चला गया। आप सोचोगे प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस तो ये मेरे पास स्टोक और एंटी स्टोक लाइन को तो डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो हो गया मेरे पास ये अपना वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो अगली क्लास में मैं आपको बता दूं हम क्या पढ़ेंगे, जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करेगा रोटेट भी करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट भी करेगा रोटेट भी करेगा, तो उस केस में हमने पढ़ना है रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।